तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो जो फर्स्ट हमारा बिल है वो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 पीडीपी। तो पहले मीनिंग समझते हैं डाटा प्रोटेक्शन का। डाटा प्रोटेक्शन मीन्स लीगल कंट्रोल ओवर एक्सेस टू और यूज ऑफ डाटा स्टोर्ड। ये कह रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन का मीन्स होगा लीगल कंट्रोल किस पर, एक्सेस पर। यानी कि देखो, अगर मैं कोई ऐप अपने फ़ोन में या अपने पीसी में इंस्टॉल करता हूँ तो वो क्या करता है, मुझसे अलाउ करवाता है, यानी कि परमिशन लेता है। लाइक ऐप डिमांड एक्सेस वाइल इंस्टॉलिंग इट। अगर हम किसी ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं तो वो एक्सेस हमसे मांगता है। और जो भी मेरा डाटा है वो स्टोर किया हुआ है, अगर वो ऑफलाइन है तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह में होगा, या मेरे सिस्टम कंप्यूटर में होगा, या क्लाउड में होगा, गूगल ड्राइव, आई ड्राइव में होगा, या फिर इंटरनेट पे होगा, जैसे मेल वगैरह में काफ़ी डाटा पड़ा होता है। तो लीगल प्रोटेक्शन ओवर एक्सेस टू, यानी जो एक्सेस लिया गया है ऐप के द्वारा, और लीगल कंट्रोल ओवर यूज ऑफ डाटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, क्लाउड, इंटरनेट। तो इन पे लीगल कंट्रोल होना चाहिए जिससे मेरा डाटा जो है प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं पर्सनल डाटा। कि पर्सनल डाटा क्या है। ऑल डाटा रिलेटिंग टू ए नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग डाटा फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल मे बी आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफिएबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा कोई भी डाटा जो रिलेटेड है किसी नेचुरल पर्सन से, यानी पर्सनल डाटा तो नेचुरल पर्सन का ही होगा ना, किसी मशीनरी का तो पर्सनल डाटा होगा नहीं। उसकी कुछ सीक्रेट पॉलिसीज, कुछ सीक्रेट वो हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बात की है वो नेचुरल पर्सन के डाटा की बात की गई है। इंक्लूडिंग डाटा फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल मे बी आइडेंटिफाइड, यानी कि अगर कोई मेरा फ़ोटो है ना, या कोई मेरी वीडियो क्लिप है, या ऐसा कोई भी डाटा आइडेंटिफाइड है या आइडेंटिफिएबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, अगर फ़ोटो है, वीडियो है, तो उससे तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर इनडायरेक्टली की बात करें तो मेरी आई रेटिना है और मेरा फेस थोड़ा बहुत बता दे कि भाई ये बाल इस तरीके से रखता है, इसका फेस इस तरीके से है, तो यानी कि जैसे डिज़ाइन बनवाते हैं ना पुलिस केस वगैरह में, उस तरीके से भी अगर पता लगता है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है। तो ऐसा कोई भी डाटा इसमें आ सकता है कि जो मेरी क्लासेस हैं, जैसे ये मेरी क्लासेस है, अगर कोई इनका मिसयूज करेगा तो वो भी एक तरह से मेरा पर्सनल डाटा है। यानी कि मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ से पहचाना जा सकता है कि ये आवाज़ किसकी है। तो इस तरीके से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सनल डाटा क्या है। तो पर्सनल डाटा एक नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होगा, ऐसा डाटा जिससे वो नेचुरल पर्सन आइडेंटिफाइड हो सके, पहचाना जा सके, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो पर्सनल डाटा को थ्रेट क्या क्या हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटर्नल की बात करें तो भाई ये हैक हो सकता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाए तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनल की बात करें तो लीकेज हो सकती है। अब मान लो कि मेरा कोई फ्लैटमेट, रूममेट है, तो वो हो सकता है मेरे डाटा को लीक कर दे, या मेरे ऑफिस में से मेरा स्टाफ लीक कर दे। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं ना, बच्चे जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग में से अपने कुछ फ्रेंड को डाटा लीक कर देते हैं, वो ठीक है। लेकिन उसमें से अगर आप किसी कंपनी का नाम वगैरह बिना हटाए देंगे और सामने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उस केस में आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डाटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन इंडिया, यानी कि एक इफेक्टिव डाटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होने के लिए इंडिया में जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो हमने एक कमेटी फॉर्म की जिसका नाम है जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। द ड्राफ्ट बिल ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन सबमिटेड टू मीटी, यानी इस कमेटी बनी, जस्टिस श्री BN कृष्णा कमेटी बनी, और इन्होंने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक बिल ड्राफ्ट किया जो हम पढ़ रहे हैं अभी। वो सबमिट किया किसको, मीटी को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब सबमिट किया था, जुलाई 27, 2018 में।
तो फ्रेंड्स इस बिल के पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के कुछ की फीचर्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। देखो की फीचर हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, की फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2000, या इस तरीके से आ जाएं। देखो इसके 3 की फीचर हैं, हो सकता है इनको इंडिविजुअल भी पूछ ले या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली पूछ ले, यानी कि की फीचर्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल ऐसे करके पूछ ले, या पूछ सकता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूसरी की क्या ऑब्लिगेशन है, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, तो ये भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं राइट ऑफ इंडिविजुअल का क्या राइट है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर में। तो इंडिविजुअल का राइट है राइट टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द फिड्यूसरी ऑन वेदर इट्स पर्सनल डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड का मतलब कि अगर बात करें तो प्रोसेस्ड का मतलब हमने आगे डिफाइन किया है, तो अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे प्रोसेस्ड का क्या मतलब है। राइट टू सीक करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट और आउट ऑफ डेट डाटा, यानी भाई इंडिविजुअल का अपना डाटा है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है वो उसको करेक्ट कर सकता है, जो भी इनएक्यूरेसी उसमें है, कुछ गलत है, इनकम्प्लीट है तो पूरा कर सकता है, और आउट ऑफ डेट डाटा है यानी आउटडेटेड हो गया तो उसको निकाल भी सकता है अपने सिस्टम से। थर्ड पॉइंट है राइट टू हैव पर्सनल डाटा ट्रांसफर्ड टू एनी अदर डाटा प्रोड्यूसरी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसी, यानी उसके पास राइट है कि अगर कोई डाटा प्रोड्यूसरी उसके डाटा को ट्रांसफ़र कर देती है किसी और डाटा प्रोड्यूसरी को, तो उसके पास राइट है ये जानने का कि भाई मेरा डाटा क्यों ट्रांसफ़र किया, क्या रीज़न थे, और उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डाटा फिड्यूसरी है क्या, डाटा फिड्यूसरी का मीनिंग क्या है, तो उसकी बात करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूसरी, डाटा फिड्यूसरी का क्या मीनिंग है, एंटिटीज हु हैव एक्सेस टू पर्सनल डाटा, यानी ऐसी एंटिटीज जिनके पास एक्सेस है हमारे पर्सनल डाटा का। पर्सनल डाटा में हमने बात की थी अभी, मेरे फ़ोटोज़ हो सकते हैं, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, मेरा इंटरनेट का वो लॉग्स हो सकता है यानी मेरी हिस्ट्री हो सकती है, यूट्यूब हिस्ट्री हो सकती है, या मेरे पर्सनल डाटा जो मैं काम करता हूँ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या PDF या वीडियोज़ हो सकती हैं। तो किस किस के पास होती है वो देख लेते हैं। गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, गवर्नमेंट के पास है, बैंकों के पास, यानी बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं। यहाँ पे हमने 3 के एग्जांपल लिए हैं। देखो अगर आप गूगल के पास तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी होती ही है, आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। यूट्यूब और जीमेल, फ़ोटोज़ सब किसके हैं, सब गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। तो गूगल में आप सेव करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो ये क्या है, एक डाटा फिड्यूसरी है ना। फेसबुक के पास आपका काफ़ी डेटा होता है, जहाँ भी आप चेक इन चेक आउट करते हैं, या कोई भी फ़ोटो, सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी चैटिंग आप करते हैं किसी फ्रेंड से, पर्सनल भी होती है, कुछ बिजनेस मैटर से रिलेटेड भी होती है, तो वो लीक नहीं कर सकता। तो ये मीनिंग था ऐसी एंटिटी जिसके पास हमारे पर्सनल डाटा का एक्सेस है, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा प्रोड्यूसरी हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा किससे रिलेटेड, विद रिगार्ड टू प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। भाई प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अभी करते हैं, बस नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो इसी का है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा विद रिगार्ड टू इट्स प्रैक्टिसेस ऑन पर्सनल डाटा। ये क्या करेगा, अगर आप गूगल या फेसबुक की जो पॉलिसीज होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जिस तरीके से ये आपके पर्सनल डाटा के साथ में डील करेगा, यानी कि उसको कहाँ कहाँ लीक कर सकता है, ये किस किस को दे सकता है, तो उसके बारे में हमें पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन में बता देगा। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी, इनक्रिप्शन ऑफ डाटा, यानी डाटा को इनक्रिप्शन के साथ रखेगी फिड्यूसरी एजेंसी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा चैटिंग डाटा या मेरा कॉल लॉग्स या मेरा सर्चिंग हिस्ट्री कोई और एक्सेस कर पाए बिना
मेरे सिस्टम को यूज किए हुए, यानी कि कोई इनके हैंड से ना कर पाए। तो ये इसे इनक्रिप्ट यानी लॉक करके यानी सिक्योरिटी के साथ रखेंगे। उसके बाद है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एड्रेस द कंप्लेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कंप्लेंट रेज करता है। अगर मेरा कोई डाटा लीक हो गया तो मैं भाई फेसबुक से हुआ तो फेसबुक को कंप्लेन करूँगा, गूगल को हुआ तो गूगल से करूँगा, तो ये उनको मेरी कंप्लेन को रिजॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इन 4 ये इसके ऑब्लिगेशन हैं डाटा फिड्यूसरी के। इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, ये देखते हैं। ये मेमोरी टेक्निक मैंने नोट्स में यूज नहीं की है, यानी कि जो नोट सिर्फ डाउनलोड की है आपने, वीडियो नहीं देखी है। मेमोरी टेक्निक लर्न करने के लिए भी सब्जेक्ट में ग्रिप GRIP होनी चाहिए, जिससे मेरा पास होना सिक्योर हो जाए। तो देख रहे हैं, मेमोरी टेक्निक लर्न करने के लिए भी सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, जिससे मेरा पास होना सिक्योर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम MT की बात करें, मेमोरी टेक्निक, तो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक हमने लिया है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। MT स्टैंड फॉर मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। सब्जेक्ट में ग्रिप होनी चाहिए GRIP। ग्रिप का GR स्टैंड फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल, IP स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 1 चाहिए, जिससे मेरा पास होना सिक्योर हो जाए। सिक्योर का मतलब है मेंटेन, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेमोरी टेक्निक थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो हम अभी प्रोसेसिंग को देख रहे थे, प्रोसेसिंग का मीनिंग आप देखते हैं। ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा बाई फिड्यूसरीज। तो यह फिड्यूसरी पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर सकती है। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि कहीं पे यूज कर सकती है या किसी और के सामने, किसी और के साथ डिस्क्लोज कर सकती है, किसी और को डिस्क्लोज कर सकती है हमारे पर्सनल डाटा को। तो यानी प्रोसेसिंग का मतलब डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डाटा। तो कहाँ पे डिस्क्लोज कर सकती है, विद द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। जिसका डाटा है, एक तो उसकी कंसेंट से कर सकती है, और कुछ केसेस में विदाउट उसकी कंसेंट के भी कर सकती है। विदाउट उसकी कंसेंट के कहाँ कर सकती है, यदि नेसेसरी है किसी काम के लिए पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, और यदि ज़रूरी है गवर्नमेंट के किसी काम के लिए, ऐसा काम जो उस इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए किया गया हो। देखो, अगर मैं कोई लॉ बना रहा हूँ पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा, तो अगर उसमें ज़रूरत पड़ी है तो तब हम बिना परमिशन के ले सकते हैं, या इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए, यानी मेरा डाटा है मुझे ही बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो अगर गवर्नमेंट जो लोग ओल्ड एजेज होते हैं, यानी 60 साल से 60+ होते हैं, उनको कुछ पेंशन वगैरह देती है। तो अगर गवर्नमेंट को उनका डाटा चाहिए तो एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने सारे अकाउंट को आधार से लिंक करा दिया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी जो बैंक होती हैं वो विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक से उनके अकाउंट नंबर ले लेगी और उनको आधार के द्वारा लिंक करके देखेगी, और उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन के एक अकाउंट में पेंशन जो है ट्रांसफ़र कर देगी। यानी ये जिस इंडिविजुअल का डाटा था, जिसका बैंक अकाउंट और आधार नंबर की हमने डिटेल बिना उससे पूछे ली, उसको बेनिफिट देने के लिए ही किया गया होता है। तो ये तो है पार्लियामेंट के फंक्शन के लिए चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चाहिए, या फिर बेनिफिट देने के लिए चाहिए उसी इंडिविजुअल को। इफ़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ एनी कोर्ट जजमेंट। यदि लॉ के अंडर रिक्वायर्ड है किसी कोर्ट को, कोर्ट के जजमेंट के द्वारा या कोर्ट के केस को रिजॉल्व करने के लिए। यदि ज़रूरी है मेडिकल इमरजेंसी या थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, यानी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जैसे कि देखो, अगर मैं किसी का फ़ोन बिना उसकी कंसेंट के यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं रोड पे जा रहा हूँ और एक बंदे का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो और वो गिर जाता है बाइक से, तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका फ़ोन निकाल के उसके घर वालों को, या जो भी फर्स्ट कॉल है उस पर कॉल कर दूँ। आप बोलेंगे कि भाई उस पर तो लॉक लगा होगा, लॉक कैसे खोलोगे? भाई आजकल ना सेंसर वाले फ़ोन होते हैं, यानी फिंगर से टच करके खुल जाते हैं, तो वो
फिंगर तो उसकी होगी, मैं टच करके यानी उसकी सिक्योरिटी को लीक कर सकता हूँ, उसका पर्सनल डाटा देख सकता हूँ। तो मुझे मेडिकल इमरजेंसी है ऐसा तो नहीं, मुझे उसको पहले जगा करके पूछना होगा कि भाई साहब मैं तुम्हारे घर पे कॉल कर दूँ भाई, जब तक पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में भी अलाउड किया गया है। तो और भी कोई रीजनेबल पर्पज़ हो सकता है जो स्पेसिफाइड किया हो अथॉरिटी ने, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, अगर कोई फ्रॉड हुआ है, या विस्टल बॉलर यानी विसल बॉलिंग, जैसे आप एथिक्स में पढ़े होंगे, यदि कोई कंप्लेन का केस है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो प्रोसेसिंग का मतलब वही है, डाटा को डिस्क्लोज करना। किस केसेस में कर सकता है? विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट किसमें? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शन के लिए है, या बेनिफिट देने के लिए खुद को, इंडिविजुअल को, या किसी लॉ के या कोर्ट ऑर्डर के थ्रू चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसी है, या फ्रॉड डिटेक्शन या विजुअल बॉलिंग में ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ये राइट ऑफ इंडिविजुअल देख के आए थे ना, की फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट पीडीपी बिल। तो राइट टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द फिड्यूसरी ऑन वेदर इट्स पर्सनल डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो इसके पास राइट है, ये कंफर्म कर सकता है फिड्यूसरी से, फेसबुक, गूगल, जिसके पास भी है, कि क्या मेरा डाटा प्रोसेस किया है आपने या किसी को डिस्क्लोज किया है, उसके पास राइट है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पर्सनल डाटा। एक होता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो प्रोसेसिंग ऑफ यानी डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा इज अलाउड ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ ग्राउंड में अलाउड है सेंसिटिव डाटा का डिस्क्लोजर होना, बेस्ड ऑन द एक्सप्लिसिट कंसेंट, यानी क्लियर कट कंसेंट है इंडिविजुअल की तरफ से तब दे सकते हैं, या किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए ही किया गया हो। यानी ये दो कॉन्सेप्ट सेम है, दो पॉइंट। इफ़ रिक्वायर्ड अंडर लॉ और द कंप्लायंस ऑफ एनी कोर्ट जजमेंट, ये तीनों पॉइंट सेम से हैं, कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा। लेकिन जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है ना, वो थोड़ा अलग होता है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आ जाएगा हमारे पासवर्ड, फाइनेंशियल डाटा, बायोमेट्रिक डाटा। पासवर्ड, फाइनेंशियल डाटा में तो आप समझ गए होंगे कि मेरी कितनी इनकम है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, कितना मेरी बैंक बैलेंस है, कितनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये जानने का हक हर किसी को तो नहीं है भाई, है ना। मेरा कोई कंपटीटर है, हो सकता है मेरा कोई दुश्मन हो, मुझे लूटना चाहता हो, कोई चोर हो। तो जो फिड्यूसरी के पास इंफॉर्मेशन है, फिड्यूसरी यहाँ पे बैंक हो सकती है यानी गवर्नमेंट हो सकती है, या मैंने फेसबुक पे भी कुछ अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो जो सेंसिटिव है, पासवर्ड भी सेव किया हुआ है, तो नहीं बताएंगे। बायोमेट्रिक डाटा है, बायोमेट्रिक आपने देख लिया होगा, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक पंचिंग के द्वारा आपको वो करके एंट्री करते हैं आप रिकॉर्ड के लिए। तो कंपनी ने अपने पर्पज़ के लिए लिया था, लेकिन उसके पास आपके बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड तो है, तो वो कहीं उसको लीक नहीं करेगा आपके बायोमेट्रिक डाटा को। जेनेटिक डाटा, जेनेटिक डाटा में डीएनए कि इसका डीएनए किसके डीएनए से मैच करता है, इस तरीके की जो बातें हैं, ये सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। कास्ट, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, यानी कि मैं किस कास्ट में बिलीव करता हूँ, किस रिलीजन में मेरा बिलीफ है, किस रिलीजन को मैं घृणा की नज़र से देखता हूँ, किस रिलीजन को मैं सही नज़र से देखता हूँ, तो ये जानने का हक हर किसी को नहीं है, ये मेरा पर्सनल सेंसिटिव है। ठीक है, हम फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल में अपडेट करके रखते हैं कि आई सपोर्ट बीजेपी, यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन बीजेपी, वो एक अलग बात है, वो है ना। लेकिन हम एक अंदर मन में क्या चल रहा है वो नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग होता ऐसे है कि उस पर लिख देते हैं फेसबुक पे आम आदमी पार्टी, लेकिन वोटिंग करते हैं किसी और को। एनी अदर स्पेसिफाइड कैटेगरी, जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो और भी कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे होते हैं सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा आउटसाइड इंडिया, पर्सनल डाटा एक्सेप्ट सेंसिटिव पर्सनल डाटा मे बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन। देखो, अगर नॉर्मली की मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो हमारी फिड्यूसरी एजेंसी होती हैं, यानी कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, और गूगल, तो गवर्नमेंट ने इनको परमिट किया हुआ है जब ये इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में, कि भाई ठीक है, आप जो है इंडिया में आइए, बिजनेस कीजिए,
और लेकिन आपको जो सर्वर है ना, यानी जो डाटा आप स्टोर करेंगे वो आपको रखना होगा इंडिया में ही। इंडिया में बेंगलोर में सर्वर है गूगल का, यूट्यूब का। तो जो भी इंडिया का डाटा है आप बिना हमारी परमिशन के आउटसाइड इंडिया नहीं ले जाओगे, उससे इंडिया में ही सर्वर बना के रखोगे। उससे दो फायदे होंगे भाई, एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और हमारे इंडियंस को जॉब मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारा डाटा लीक भी नहीं होगा। तो एक के साथ साथ दो और बेनिफिट हमको मिल गए हैं। तो देखते हैं पर्सनल डाटा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा तो अलाउड ही नहीं है किसी भी केस में लीक करना, एक्सेप्ट वो 3 केसेस। आउटसाइड इंडिया ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो पर्सनल डाटा ले जा सकते हैं कहाँ पर? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट ट्रांसफ़र टू ए पर्टिकुलर कंट्री आर परमिसेबल। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए परमिसेबल है। यानी जब स्टार्टिंग में फेसबुक और गूगल आए थे ना, तो स्टार्टिंग में ये लॉ नहीं था जो अभी रूल आया है। तो पहले इनके पास ऑप्शन था, पहले गवर्नमेंट ने ऑप्शनली बोल दिया था, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि भाई इस कंट्री को हमें परमिट करना चाहिए या ना करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान या ईरान की बात हो तो हो सकता है गवर्नमेंट ना परमिट करे, यूके यूएस की बात हो तो हो सकता है गवर्नमेंट परमिट कर दे। और सेकंड है वेयर द अथॉरिटी अप्रूव्स द ट्रांसफ़र इन ए सिचुएशन ऑफ नेसेसिटी। अथॉरिटी का मतलब डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहाँ परमिशन दे दे ऐसी सिचुएशन जहाँ ज़रूरी है किसी पर्सन के पर्सनल डाटा को डिस्क्लोज़र करना। नेसेसिटी कहाँ आ सकती है? जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी का केस है, वो यूके चले गए थे, तो उनके केस में इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट को उसका डाटा बता सकती है उसको पकड़ने के लिए। कुछ एग्जाम्पन हैं। एग्जाम्पन फॉर फॉलोइंग रीजन: स्टेट सिक्योरिटी, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंसेस। अगर स्टेट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी केस को प्रिवेंट करने के लिए, किसी फ्रॉड को, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी केस में प्रोसिक्यूशन डिसाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। पर्सनल, डोमेस्टिक और जर्नलिस्टिक पर्पज़, यानी कि हम देखते हैं ना एजुकेशनल यूज के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए। यानी कि किसी की बुक है और मैं किसी की बुक को पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड करके देख रहा हूँ, तो पर्सनल डाटा में तो भाई उसकी बुक भी आ गई ना, उसकी वीडियो भी आ गई। अगर ये मेरे लेक्चर हैं, आप क्या करेंगे, इन्हें डाउनलोड करके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं या फिर लिंक फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं, तो पर्सनल यूज के लिए कोई आप ये डोमेस्टिक यूज के लिए है, ऐसा तो नहीं कॉमर्शियली आप उनको बेचेंगे, बेचने के इसमें दिक्कत हो सकती है। जर्नलिस्टिक यानी क्रिटिसाइज करने के लिए, तो ये अलाउड है पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया भी ले जाना। सेंसिटिव पर्सनल डाटा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब फ्रेंड्स आती है बात ऑफेंसेस में। अगर ये सब कांड हो चुका है तो क्या क्या ऑफेंसेस लग सकते हैं? अथॉरिटी यानी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी पेनल्टी लेवी कर सकती है फॉर वेरियस ऑफेंसेस। अगर कुछ ऑफेंसेस किए हैं, किसने किए हैं? बाय द फिड्यूसरी। यहाँ पर फिड्यूसरी की मेनली बात हो गई है, तो फिड्यूसरी के ऊपर फॉर वेरियस ऑफेंसेस क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं? फेलियर टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़, जो इसकी ड्यूटीज़ हैं ये उनको परफॉर्म करने में ही फेल हो गई है। डाटा प्रोसेसिंग इन वायलेशन ऑफ द बिल, यानी जो हमने इस बिल में डाटा प्रोसेसिंग बताया, यानी कहाँ कहाँ आप डिस्क्लोज कर सकते हो, उसको इसने वायलेट कर दिया, उससे अलग डिस्क्लोज कर दिया। या ये फेल हो गई है टू कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो इसके ऊपर पेनल्टी रह सकती है हायर ऑफ ₹5 करोड़ और 2% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टर्नओवर देखी जाएगी ऑफ द फिड्यूसरी। अगर फेसबुक है, फेसबुक की वर्ल्ड वाइड टर्नओवर देखी जाएगी। अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल का 2019 यानी 18-19 का जो रेवेन्यू है ना, वो है भाई $275 बिलियन, बिलियन में है, $275 बिलियन है। उसका 2% आप लगा लो कितना हो जाएगा यार, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी ऐसा कुछ करेगी ही नहीं, लेकिन करती है तो पेनल्टी उनकी डिसाइडेड है। तो फ्रेंड्स, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की वजह से कुछ चेंजेज आए हैं आईटी एक्ट में,
अगर आप ये भी पूछ लेना एग्जाम में कि अमेंडमेंट टू किस लॉ को अमेंड किया गया है इसकी वजह से, तो यह आईटी एक्ट 2000 के और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को। और ये कह रहा है परमिट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डाटा वेयर हार्म टू इंडिविजुअल इज मोर देन पब्लिक गुड। ये कह रहा है कि वहाँ पे किसी इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा जहाँ पे पब्लिक गुड से ज़्यादा यानी पब्लिक का भला होने से ज़्यादा उस इंडिविजुअल का ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हम अमेंडमेंट कर रहे हैं फॉर द जून 20। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एक पार्ट एंड पार्सल है चैप्टर 1 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। अब बात करते हैं भीम यूपीआई। भीम यूपीआई क्या है? भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई ये एक गवर्नमेंट की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। जितनी भी ऐप हैं वो यूपीआई के थ्रू ही चलती हैं। पेटीएम भी यूपीआई से चलता है, गूगल पे भी और फ़ोनपे भी। फ़ोनपे किसका है? फ़ोनपे फ्लिपकार्ट वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। गूगल पे गूगल का है। पेटीएम बैंक्स लिमिटेड का है। पेटीएम की एक कंपनी है जो इसका नेम है पेटीएम, एक ब्रांड नेम है। इन्होंने बाद में पेटीएम बैंक लिमिटेड तो रजिस्टर कराई है। और जो हमारा भीम है, भीम ऐप है, वो है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की ऐप है। नाउ सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग योर मोबाइल। अपने मोबाइल से आप मनी भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो ये व्हाट डू यू मीन बाय यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इज पेमेंट मोड which is used to make fund transfer through mobile application। यूपीआई एक पेमेंट मोड है जिसके द्वारा मोबाइल का यूज करके पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूजर नीड टू डाउनलोड यूपीआई ऐप, यानी हमें ऐसी ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसमें यूपीआई बेस हो और उसमें अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट करनी होगी। भीम यूपीआई को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और इसका ऑब्जेक्टिव था टू अलाउ डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटली पेमेंट करना फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इसके लिए आपको करना होगा रजिस्टर अपने अकाउंट नंबर के साथ विद द भीम एंड सेट ए यूपीआई पिन फॉर द बैंक अकाउंट। अपना यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। तो इसमें कुछ और भी रेलेवेंट टॉपिक नहीं थे, यानी और भी कुछ टॉपिक थे भीम वाले चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई थी, लेकिन वो अब रेलिवेंट नहीं है, उस टाइम पे थे तो उनको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। उसके बाद है हाउ टू ट्रांसफ़र और रिसीव मनी फ्रॉम भीम। द यूजर कैन सेंड और रिसीव मनी फ्रॉम फ्रेंड्स थ्रू ए मोबाइल नंबर विच एक्ट एज पेमेंट एड्रेस। देखो अगर आपकी यूपीआई क्रिएट है तो आप भीम पे जाएंगे और अपना सिर्फ फ़ोन नंबर डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, या आप मेरा नंबर डालेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा और उसके बाद आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि बैंक अकाउंट नंबर डाल के उसकी अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप क्यूआर कोड के थ्रू भी स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मनी की किसी को रिक्वेस्ट देनी है कि भाई मेरा पैसा दीजिए फॉर रिक्वेस्टिंग मनी, तो सेलेक्ट द रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन होगा एक ऐप में एंड एंटर द रिसीवर्स मोबाइल नंबर, एंटर द अमाउंट एंड सेंड द रिक्वेस्ट। हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आई नीड माई मनी बैक। तो फ्रेंड्स सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब हम बात करते हैं एफडीआई पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स के ऊपर। एफडीआई पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स। इन ऑर्डर टू एंश्योर ड्यू कंप्लायंस ऑफ द एफडीआई पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स पॉलिसी में ड्यू कंप्लायंस लाने के लिए प्रेस नोट 2018 इश्यू की गई कुछ कंडीशन के साथ। उसमें कंडीशन थी एन एंटिटी, एक कंपनी जिसके पास इक्विटी पार्टिसिपेशन है या जिसके इन्वेंट्री पे कंट्रोल है, किसके द्वारा? बाई ई कॉमर्स कंपनी और इट्स ग्रुप कंपनी। यानी मेरी कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और मेरी कंपनी में 5% का इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्लिपकार्ट ने कर रखा है, या मेरी कंपनी के इन्वेंट्री पे यानी स्टॉक पे फ्लिपकार्ट का कंट्रोल है, तो मुझे अलाउड नहीं किया जाएगा अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे
सेल करने के लिए। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी विल नॉट मैंडेट एनी सेलर टू सेल एनी प्रोड्यूस्ड, यानी कह रहा है कि ई कॉमर्स जो कंपनी है वो किसी भी सेलर को मैंडेट नहीं करेंगे, यानी उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे पोर्टल पे तभी सेल कर सकते हो जब आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पे सेल करोगे, तो मैंडेटरी नहीं कर सकती। हाँ भाई, सेलर की ऑप्शन है, सेलर की मर्जी है कि वो आपके पे ही सेल करे या आपके साथ साथ अमेजोन या और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करे। तो ये नोटिफिकेशन फ्रेंड इफ़ेक्टिव हुई थी 1 फरवरी 2019 से, और 100% FDI अलाउड है इन B2B ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, वो भी ऑटोमेटिक रूट में। इसके लिए हमने एक नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स बनाई है, जिसमें जो हमारे विद द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, RBI, IT कंपनीज हैव बीन हेल्ड। एक हमने नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स बनाने के लिए कुछ पार्टिसिपेशन लिए हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन लिए हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, RBI से या IT कंपनी से, ई कॉमर्स कंपनी से। तो अगर इस पॉलिसी का बेटर इन्फोर्समेंट होता है तो सिग्निफिकेंटली जो हमारा ये सेक्टर है ई कॉमर्स सेक्टर वो ग्रो करेगा मीडियम और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो ये थे फ्रेंड इसके 4 पॉइंट, यानी कि ऐसी कोई एंटिटी जिसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन है या जिसके इन्वेंट्री पे कंट्रोल है किसके द्वारा, एक ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा या इसकी ग्रुप कंपनी के द्वारा, तो उसके प्रोडक्ट को सेल नहीं करने के लिए अलाउड किया जाएगा ई कॉमर्स कंपनी के प्लेटफॉर्म पर। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी को मैंडेट नहीं कर सकती एक्सक्लूसिवली अपने प्रोडक्ट पर सेल करने के लिए। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुई थी 1 फरवरी 2019 को। 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में। उसके बाद फ्रेंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल। इसमें आप देखेंगे ना, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर अंडर आधार एक्ट द बिल एडिशनली अलाउ। देखो, जो आधार हमारे कंट्रीज में इफेक्टिव हुआ था उसके लिए हमने एक एक्ट बनाया था, दैट इज आधार एक्ट। तो जो प्रोविज़न एक्ट में दिए गए थे उनको इस बिल ने चेंज कर दिया है, यानी कुछ प्रोविज़न चेंज किए गए हैं, और जो प्रोविज़न चेंज किए गए हैं उनकी हम अब बात करते हैं। तो एक प्रोविज़न था ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर, यानी पहले बात करते हैं एक्ट में क्या प्रोविज़न था, उसके बाद बात करेंगे बिल में क्या प्रोविज़न है। एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी मे बी वेरीफाइड बाय सबमिटिंग आधार नंबर एंड दियर बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि एक्ट के अंदर प्रोविज़न था कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी तभी वेरीफाई हो सकती है यदि वो अपना आधार नंबर दे और आधार के साथ साथ बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दे। बायोमेट्रिक का मतलब कि मेरा आई रेटिना या मेरी थंब या फिंगर के प्रिंट जाएं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी आईडी और एड्रेस प्रूफ के अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका एजुकेशन क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपका मैरिजल स्टेटस क्या है, आपकी कुछ और चीज़ भी पूछी जाती हैं। तो इसमें लेकिन बिल ने क्या किया, जो अमेंडमेंट आई है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी विदाउट बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एज पर मोड्स स्पेसिफाइड बाय द UIDAI। तो अब बिना बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक के भी हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, पहले क्या होता था, पहले अगर हम आधार को लगाते थे यानी जियो वगैरह का सिम लेने भी जाते थे तो वहाँ पे मैंडेटरी होता था बायोमेट्रिक करना। लेकिन अगर आप आजकल लेने जाएंगे तो आजकल उन्होंने चेंज कर दिया प्रोसीजर। आजकल एक कॉपी आप आधार की दे देंगे तो उसी से एक वैलिड प्रूफ मान लेते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स सेकंड जो चेंज आया है, वॉलंटरी यूज। एक्ट प्रोवाइड्स यूज ऑफ आधार नंबर एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। जहाँ भी ऑथेंटिकेशन वर्ड यूज किया जाएगा वहाँ पे बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक आएगा ही आएगा। तो एक्ट के अंदर था कि आधार नंबर को आप एज ए
आइडेंटिटी प्रूफ जब ही यूज कर सकते हो जब आप बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक भी साथ में दोगे। लेकिन बिल ने क्या कर दिया, इस प्रोविज़न को रिप्लेस कर दिया और एन इंडिविजुअल में वॉलंटरली यूज हिज आधार नंबर फॉर हिज आइडेंटिटी बाय ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन। यानी बिल के अंदर, यानी कि अब से आगे को इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन दे दे, यानी कि एक अपनी आधार की फ़ोटो स्टेट दे दे और वेरीफाई हो गया, या फिर ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दे। उसके पास ऑप्शन है, वॉलंटरली दे सकता है। उसके बाद है द बिल अमेंड टेलीग्राफ एक्ट 1985 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये आधार अमेंडमेंट जो बिल है हमारा, उसके द्वारा टेलीफोन एक्ट में चेंज हो जाएगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस किस लिए आएंगे? टू स्टेट द आइडेंटिटी, यानी देखो इन दोनों एक्ट के अंदर ना कुछ प्रोसीजर दिया गया है कि किसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आप क्या क्या चेक करोगे। तो आप चेक करेंगे इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। तो अब जो है पहले ऑथेंटिकेशन था, अब ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं वेरीफाई, या ऑफलाइन के थ्रू यानी एक कॉपी लेकर के भी, या फिर आप पासपोर्ट लेकर के भी चेक कर सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। एंटिटीज यूजिंग आधार अंडर द एक्ट, यूज ऑफ आधार for establishing identity by government or a body corporate under any law is permitted। यानी पहले जो था कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट परमिट थी आइडेंटिटी के लिए उसका आधार नंबर यूज करने के लिए, लेकिन बिल ने इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया। द ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार इज अलाउड इफ़ UIDAI सेटिस्फाइड। यानी कि पहले ना कोई भी कंपनी या कोई भी, जैसे जियो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन फिर भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बायोमेट्रिक ले रही थी। हाँ, उसने लाइसेंस ले रखा था टेलीकॉम वाला, लेकिन इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं ली थी ना कि लोगों की तुम बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ले लो। और बिल ने प्रोविज़न कर दिया कि आप ले सकते हो, लेकिन अथॉरिटी की परमिशन होनी चाहिए। कंप्लाइंट विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड, अगर आपने प्राइवेसी स्टैंडर्ड कंप्लाई किए हुए हैं, या आपको लॉ के द्वारा, जहाँ जहाँ लॉ के द्वारा परमिट है वहाँ कर सकते हैं, या ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिसेबल तरीक़ों से सरकार के इंटरेस्ट के लिए है। उसके बाद है आधार नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का आधार नंबर। तो ये एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न नहीं था, ये बिल के अंदर ही ऐड हुआ है नया प्रोविज़न। बिल स्पेसिफाई दैट एट द टाइम ऑफ एनरोलिंग ए चाइल्ड टू obtain आधार नंबर द एजेंसी शैल सीक कंसेंट ऑफ हिज और हर पेरेंट और गार्जियन। यानी कि अगर हम किसी बच्चे का आधार नंबर बनवाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, जो एजेंसी बना रही है वो उसके पेरेंट या गार्जियन से परमिशन लेगी, और एजेंसी उनको बताएगी, पेरेंट या गार्जियन को, कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें यूज की जाएगी एंड ये इन्फॉर्मेशन किस किस के साथ आगे शेयर की जाएगी, एंड देयर राइट टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन। और जो लोग बनवा रहे हैं उसको उनका क्या क्या राइट होगा उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज द चाइल्ड में अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ आधार। भाई वो मेजर हो गया है, अब चाहे तो वो कैंसिल भी करा सकता है और अपडेट तो कराना होगा ही होगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सर्टेन केस, यानी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक या आधार नंबर, वो किस केसेस में डिस्क्लोज हो सकते हैं। जो एक्ट के अंदर प्रोविज़न था वो ऐसा प्रोविज़न था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके अबव की कोर्ट ऑर्डर दे देती हैं तो हमें, या जिस कंपनी के पास भी ये बायोमेट्रिक डाटा है वो डिस्क्लोज कर देगी, या किसी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है जिसकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी में वो डाटा को मांग रहा है, तो तब भी डिस्क्लोज कर सकते थे। लेकिन बिल के अंदर इस प्रोविज़न को अमेंड कर दिया गया। बिल ने परमिट कर दिया अगर हाई कोर्ट या उसके ऊपर की कोर्ट ऑर्डर देती हैं तब आप डिस्क्लोज करोगे, या कोई ऑफिसर
अगर ऑर्डर देता है तो वो नोट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो इससे नीचे की कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी से नीचे का। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड बनाया। एक्ट के अंदर क्या था, जो भी फीस या रिवेन्यू कलेक्ट हो रहे थे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो रहा था। यानी कि 2019 से पहले जब से ये बिल आया है उससे पहले जो भी फंड हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी फीस कलेक्ट हो रही थी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने UIDAI फंड बना दिया, जो सारे एक्सपेंसेस इस फंड में से ही यूज किए जाएंगे और सैलरी या अलाउंसेस जो भी अपने एम्प्लॉय को, यानी जो भी UIDAI के एम्प्लॉय हैं उनको इसी में से दी जाएगी सैलरी वगैरह भी। कंप्लेन एक्ट के अंदर जो कंप्लेन कोर्ट में कर सकते थे, ओनली इफ़ UIDAI रजिस्टर ए कंप्लेंट। अगर UIDAI ने कोई कंप्लेन रजिस्टर की है तभी कोर्ट उसको कॉग्निजेंस में लेता था, यानी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता था। लेकिन बिल के अंदर इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया। द बिल अलाउ इंडिविजुअल टू रजिस्टर कंप्लेंट इन सर्टेन केसेस लाइक इम्पर्सोनेशन, डिस्क्लोजर ऑफ दियर आइडेंटिटी। इंडिविजुअल भी कंप्लेन कर सकता है किस केस में, अगर किसी ने उसको इम्पर्सोनेट किया, यानी कि किसी ने उसकी आईडी पे कोई सिम ले लिया, कहीं पे यूज कर लिया। इम्पर्सोनेशन का होता है कि मेरे रूप में मेरे बिना किसी ने मेरी आईडी यूज कर ली, मुझे साबित करके कि मैं जयविंदर हूँ और मेरी ये आईडी प्रूफ है, आप मेरा ये काम कर दो। पेनल्टी डिफाइन की गई हैं। पेनल्टी यहाँ पे दो कैटेगरी में है। एक तो है UIDAI जो अथॉरिटी है, मे इनिशिएट ए कंप्लेंट अगेंस्ट एन एंटिटी। UIDAI कंप्लेंट इनिशिएट कर सकती है इन आधार इकोसिस्टम फेलियर टू, अगर कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन फेलियर टू कंप्लाई विद द एक्ट के साथ कंप्लाई करने में फेल हो गया या UIDAI की डायरेक्शन कंप्लाई करने में फेल हो गया है, और फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, या जो इन्फॉर्मेशन इसने अथॉरिटी ने मांगी थी उनको सबमिट नहीं कर पाया। ये मॉनिटरी फॉर्म में पेनल्टी नहीं लगाएगी, ये क्या करेगी, ये सिर्फ कंप्लेंट इनिशिएट करेगी उसके ऊपर। लेकिन जो AO होगा, असेसिंग ऑफिसर, जो अपॉइंट किया जाए किसके द्वारा, UIDAI के द्वारा, शैल डिसाइड सच मैटर्स, यानी कि UIDAI ने उस मैटर को आइडेंटिफाई किया और इनिशिएट किया, एंड जो असेसिंग ऑफिसर है अपॉइंटेड किया इस अथॉरिटी ने, वो डिसाइड करेगा इस मैटर को और मे इम्पोज पेनल्टी, उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अप टू ₹1 करोड़, 1 करोड़ तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। और अगर कोई पर्सन अपील करना चाहता है AO के डिसीजन के ऊपर, तो वो कहाँ करेगा, वो करेगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि एक एपेलेट अथॉरिटी है AO के डिसीजन के लिए। तो फ्रेंड ये हमारे लास्ट टॉपिक है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। सॉफ्टवेयर पॉलिसी के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू डेवलप इंडिया एज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। इंडिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन की तरह डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। इसमें जो कैपिटल आउटले सरकार ने दिया हुआ है वो दिया था 1500 करोड़ रुपए का। टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम और स्कीम, जो भी इस पॉलिसी में आएंगे उस प्रोग्राम और स्कीम को रन करने के लिए 1500 करोड़ का फंड दिया गया है। ये 1500 करोड़ का फंड दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड और एक होगा रिसर्च एंड इनोवेशन फंड। इस जो पॉलिसी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉलिसी, उसके 5 मिशंस हैं, 5 मिशन हैं जिनकी बात की गई है। तो यह है टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री ड्राइवन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी हमें प्रमोशन करना होगा क्रिएशन ऑफ इंडियन
सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इसको पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री SPI, यानी क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल SPI। हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री इंडिया में बनानी है, प्रमोट करनी है। सेकंड जो इसका मिशन है वो है टू नर्चर, यानी नर्चर का मतलब है कि पालन पोषण करना 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जिसमें से 10,000 में से 1,000 Tier 2 और Tier 3 यानी छोटे सिटीज और टाउन्स में होंगे, और ये जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs का बाई 2025 तक। तो आप ज़्यादा भी नहीं तो इतना याद कर सकते हैं, टू नर्चर 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इतना भी याद आप कर सकते हैं तो भी चल जाएगा, बशर्ते कि वो इंडिविजुअली ना पूछे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड वो है टू क्रिएट ए टैलेंट पूल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। ये एक टैलेंट पूल बनाएंगे, यानी लोगों को अपस्किल करेंगे जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उन्हें स्पेशलाइजेशन एक फील्ड में मिल सके। फोर्थ पॉइंट है टू बिल्ड ए क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्राइवन इकोसिस्टम। ये क्या करेंगे, क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन का मतलब होता है जो भी छोटे छोटे इनोवेशन पॉइंट हमारे थे, यानी छोटे छोटे IT कंपनीज थी, उन सबको मिला दिया, यानी उनको एक साथ मीटिंग की और एक साथ बिठाया, उनका एक क्लस्टर बना दिया, एक बंच बना दिया, एक गुच्छा बना दिया, जिससे वो एक साथ, यानी मर्जिंग सेवरल स्मॉल, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थी या कंपनी थी, उनको एक साथ बना दिया, जिससे कि इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके और एक अच्छा इकोसिस्टम बन सके। बाय डेवलपिंग 20 सेक्टोरल एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्लस्टर हैविंग इंटीग्रेटेड ICT, यानी जो अलग अलग छोटे छोटे कंपनीज थी अलग अलग लोकेशन पे, उनको क्लस्टर बेस में बना करके इनोवेट करेंगे। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल सॉफ्टवेयर मिशन NSM विल बी सेटअप विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन के द्वारा एक नेशनल सॉफ्टवेयर मिशन जो है बनाया जाएगा। तो फ्रेंड, इसको याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है जिससे ये पॉइंट 5 याद किए जा सकें। वो है CSP कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बनाने वाली कंपनी के टैलेंट पूल के साथ बैठकर नेशनल सॉफ्टवेयर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया। तो आप ये मेमोरी टेक्निक 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो CSP की बात की गई है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ प्रैक्टिस, ये पॉइंट नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो यह क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, तो हम ये बनाएंगे क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री की यहाँ पे बात की गई है। CBI की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 आप देखेंगे क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन, इसकी बात की गई है। और 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बनाने वाली कंपनी, 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कौन से पॉइंट में आ रहे हैं भाई, हम नर्चर करेंगे, पालन पोषण करेंगे 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का पॉइंट नंबर 2 में, और उसके साथ टैलेंट पूल के साथ बैठ के जो कंपनी का टैलेंट यानी स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ बैठकर हम मीटिंग करेंगे। तो टैलेंट पूल हमारा पॉइंट नंबर 3 में आ चुका है। नेशनल सॉफ्टवेयर मिशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन के साथ, जो पॉइंट नंबर 5 में हमारा कवरअप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अमेंडमेंट कवर कर ली हैं। अभी ये थोड़ी सी अमेंडमेंट और बची हैं, लास्ट बस 15 मिनट 10 मिनट का है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्टेड सिस्टम। एक प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है, यहाँ पे उसकी बात की गई है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड सिस्टम? प्रोटेक्टेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, प्रोटेक्टेड सिस्टम इज एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 70 ऑफ द IT एक्ट। यानी ऐसा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर
नेटवर्क जो सेक्शन 70 IT एक्ट में नोटिफाइड है। भी तो सेक्शन 70 में कौन कौन सा आइटम नोटिफाइड हो सकता है, वो ये है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी यानी जो सर्विसेज हैं उसमें कुछ अफेक्ट आता है, तो वो क्या होगा, एक प्रोटेक्टेड सिस्टम होगा। वो किसी गवर्नमेंट का भी हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का भी हो सकता है। तो इस रूल के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी। इसको शॉर्ट में ISSC भी बोलेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रोटेक्टेड सिस्टम शैल कंस्टिट्यूट एन ISSC, यानी जिस कंपनी के पास भी प्रोटेक्टेड सिस्टम है, जिस कंपनी ने प्रोटेक्टेड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी ज़रूर बनाएगी और उस कमेटी का चेयरमैन होगा कंपनी का CEO, कंपनी का MD या कंपनी का सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सेक्रेटरी CS उस कंपनी की कमेटी का चेयरमैन होगा। और एक देखो, चेयरमैन तो डिसाइड हो गया कमेटी का, लेकिन बाकी की जो कंपोजिशन होगी अदर देन चेयरमैन वो इस प्रकार है। IT हेड, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड हैं हमारी कंपनी में, वो होंगे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इस कमेटी का एक मेंबर होगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हमारा है हमारी कंपनी का, वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा। रिप्रेजेंटेटिव हम लेंगे कुछ, कहाँ से लेंगे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर से, जो कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, उससे हम वो रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। एनी अदर एक्सपर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी है वो चाहे तो किसी और एक्सपर्ट को भी अपनी कमेटी का मेंबर बना सकती है। तो इसमें ये कितने थे, 6 लोगों की बात कही गई है। जो इसका चेयरमैन होगा कमेटी का, वो होगा कंपनी का CEO, कंपनी का MD या कंपनी का CS, और इसके मेंबर होंगे IT हेड होगा, कंपनी का चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा। रिप्रेजेंटेटिव लेंगे हम CIIP से, और कोई और एक्सपर्ट को भी कंपनी नॉमिनेट कर सकती है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी की। जो हमारी कमेटी होगी उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रकार हैं। ये अप्रूव करेगी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को या सिग्निफिकेंट चेंजेस को इन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम पे अगर हम कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लगाने जा रहे हैं तो ये कमेटी क्या करेगी, पहले उन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को चेक करेगी कि भाई ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैं तो उनको अप्रूव कर देगी। उसके बाद टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट रिलेटेड टू प्रोटेक्टेड सिस्टम टू कमेटी। तो ये कमेटी क्या करेगी, अगर कोई भी साइबर इंसिडेंट हो गया है, कोई भी इंसिडेंट हो गया है प्रोटेक्टेड सिस्टम से रिलेटेड, तो हम उसको टाइमली कम्युनिकेट कर देंगे। शेयरिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट हो रही है उसके जो भी रिजल्ट हैं वो शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर करेंगे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ। हम वैलिडेट करेंगे एक्सेस वैलिडेशन ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम आफ्टर एवरी 2 ईयर, यानी हर 2 साल के बाद हम वैलिडेट करेंगे कि जो भी हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम है वो वैलिडेट है, यानी उसमें कुछ खराबी तो नहीं आई है। उसकी जो फिजिकल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, वो करा करके चेक कराएंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रोटेक्टेड सिस्टम, जो कंपनी प्रोटेक्टेड सिस्टम रखती है उसके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। तो ये नॉमिनेट करेगी एक ऑफिसर को एज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, और
उसके इस ऑफिसर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड करेगी। शैल बी एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन फ्रॉम द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के द्वारा इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। रोम रिव्यू, ऑपरेट, मॉनिटर और इस्टेब्लिश करेगी किसको? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो फ्रेंड्स ये सिंपल से पॉइंट है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स एंड नोट्स कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने किसी फ्रेंड्स को भी ज़रूरत है तो उसके साथ भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।